नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान बरी, राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त मुस्तरद। APC हो या तहरीक चले, कोई NRO नहीं मिलेगा, वजीर आजम का दो टोक ऐलान। ओपोजिशन प्ली बार्गेन की सहूलत से फायदा उठाए, फवाद चौधरी की पेशकश। ख्वाजा आसिफ ने भी मिसाक मईशत को मजाक मईशत करार दे दिया। ओपोजिशन की APC का नतीजा क्या निकलेगा, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल से, रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा से और दिफाई तजियाकार जनरल अमजद शोएब से। And a very warm welcome to the show. कौमी असम्बली में बजट के हंगामा खेज इजलास जारी है। अपोजिशन मईशत की तबाही का इल्जाम हुकूमत पर डालने के साथ मिसाक मईशत की पेशकश भी कर रही है, मगर करप्शन मुकदमात में उलझी अपोजिशन की इस पेशकश को हुकूमत NRO का मुतालबा करार दे रही है। लग रहा था कि वक्त के साथ साथ शायद ये बहस कम होगी, लेकिन बार बार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये खबरें आती हैं कि वो NRO के हवाले से ही स्टेटमेंट देते हैं। अमीर कतर ने पाकिस्तान का दौरा किया, $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी हुआ, लेकिन इसके साथ ही NRO की बातें एक बार फिर शुरू हो गई। यही वजह हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वाज़े किया कि अपोजिशन APC करे या तहरीक चलाए, उन्हें कोई NRO नहीं मिलेगा, जितने चाहे राब्ते कर लें, अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा करे, उन्हें इसी भी बात की कोई परवाह नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कारकर्दगी का जवाब देना है, किसी की जानिब से NRO के लिए बराह रास्त मुझसे राब्ता नहीं किया गया। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि या मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप NRO दें, nobody asked me to do that, जैसे कि बहुत सारी खबरें ये कही गई। ये एक अंदरूनी ज़राए हमारे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, बड़ा इस पे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कहा और बड़े लोगों का जिक्र किया, बड़े हल्कों का जिक्र किया गया कि एक तासुर है कि शायद वो आपको कह रहे थे कि आप दे दें NRO, पर प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली सेड किसी ने कहा ही नहीं कि आप दें। सबको मालूम है कि मैं करप्शन केसेस पे समझौता नहीं करूंगा, मीनिंग के मेरा एक तासुर ये बना हुआ है। वज़ीर आज़म ने ये इंकशाफ भी किया कि उन्हें खदशा था कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान नवाज शरीफ के हक में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इत्तला मिली थी कि नवाज शरीफ के बच्चों ने किसी बादशाह से नवाज शरीफ की रिहाई की बात की है, लेकिन किसी बादशाह ने भी नवाज शरीफ के हक में बात नहीं की। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी कहा कि NRO नहीं होगा, लेकिन प्ली बार्गेन बहरहाल मौजूद है फॉर द अपोजिशन। लेट्स वॉच हिम व्हाट ही सेड। ये भी ये गलतफहमियाँ जो चल रही हैं, कोई सोशल मीडिया पे इधर उधर के पता नहीं किसी की कोई बात हो गई है, ये वो, उसको मुस्तरद किया है। सिंपल एक तरीका है, कानून के अंदर प्री बार्गेन का एक तरीका मौजूद है, वो जिसने लेना है वो ऑफर करे, वो कोर्ट और उनके दरमियान है। ये नहीं हो सकता आप अरबों रुपये लूटें उसके बाद कहें जी हमें माफ़ कर दें, ये नहीं हो सकता ना। तो जो भी लोग हैं, इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह किया, कानून से बाहर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, कोई जो डील है ना डील होगी ना डील होगी, जो हमारा पुराना नैरेटिव है। और बाकी ये है कि नून लीग को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो अब नून है, मीम है या शीन है। नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात का भी जिक्र किया। NRO की बात बार बार क्यों होती है, इससे भी हम आपको एक तफसीलन रिपोर्ट दिखाएंगे। बट आई स्टार्ट विद यू जनरल अमजद शोएब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये एक तो वर्ड यूज़ किया हुआ चौधरी साहब ने ऑपोजिशन के लिए, ये जिसमें पहले ही कहा जा रहा है कि आप ऑपोजिशन के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ले सकती है फिर प्री बार्गेन, उनके जो मेंबर्स हैं, वाई ओनली ऑपोजिशन। सेकेंडली जो आज की सूरत हाल है कि बाबर अवान साहब को एक क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब को नहीं मिली, फिर ऑपोजिशन कहेगी कि अपने लोग इन सारे जो है क्लीन हो जाते हैं, हमें पूछ लिया जाता है। देखिए, जहाँ तक प्री बार्गेन का ताल्लुक है वो तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, और फवाद चौधरी को ये कहना है कि ऑपोजिशन ये कर ले, वो मेरा ख्याल है एक पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट है। कहना यही चाहिए था कि जी हर वो शख्स जो कि जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है वो प्ली बार्गेन के लिए बात कर सकता है, और वो उसमें आपकी बात दुरुस्त है कि इनके अपने भी जो गवर्नमेंट में अगर कोई लोग हैं और उनके ऊपर कल करप्शन का
केस साबित होता है और वो प्ली बार्गेन करना चाहे तो कर सकते हैं। कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। जहाँ तक ये बाबर अवान साहब का ताल्लुक है, वो जो मैं समझा हूँ केस उनका वो ये था कि वो उस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में थे और एलिगेशन उन पर ये थी कि लॉ मिनिस्ट्री में जब केस भेजा गया, बाज़ जो इंपोर्ट्स वगैरह की गई थी आइटम, उनके लिए ये ड्यूटी फ्री मांग रहे थे, ड्यूटी की माफ़ी मांग रहे थे और वो केस बहुत अरसे तक वहाँ लटका रहा। उसकी वजह से जो इक्विपमेंट आया हुआ था बाहर से वो पड़ा रहा बंदरगाहों पे, उस पर डैमरेज पड़ता रहा, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ गई प्रोजेक्ट की। और ये इस तरह प्रोजेक्ट जो है वो आप कह लीजिए कि वो खसारे में चला गया। ये वजह हो सकती है, लेकिन बाबर साहब ने अगर ये खुद किया है तो बाबर ज़िम्मेदार थे। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है हमारी, वहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री में ये चीज़ बाबर साहब ने नहीं की और ये कोई प्रोसीजरल वहाँ पे गलती थी या इनका केस लेट आया है, तो उस सूरत में बाबर साहब के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आता। ये एक डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसी का केस हो सकता है, लेकिन ये बना ही गलत था। मेरा ख्याल है कि ये केस था ही नहीं, उनके ऊपर दुरुस्त केस नहीं था। राइट, सो शुरू से ही लगा था कि ये केस दुरुस्त नहीं है। धामरा साहब आपके पुराने साथी हैं बाबर अवान साहब, सो आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि आपके उनको आज क्लीन चिट मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये बाबर अवान साहब की खुशकिस्मती है कि आज वो पीपल्स पार्टी में नहीं थे। अगर वो पीपल्स पार्टी में होते तो ये सारे चीज़ें जो पीपल्स पार्टी में होते हुए उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, और आज उनको ये रिलीफ अगर मिला है एक ही केस के अंदर, ये जस्टिफिकेशन हम किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं दे सकते कि वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे, या कितने परसेंट इन्वॉल्व थे या नहीं थे, 20% थे या 10% थे या 50% थे। बट धामरा साहब आप ये भी तो नहीं कह सकते कि जरूर ही गलत काम किया उन्होंने। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मैंने तो ये कहा कि उनकी खुशकिस्मती है कि वो आज पीपल्स पार्टी में नहीं है और उनको आज़ादी मिल गई है। मैं तो खुश हूँ, उनको मुबारक हो। मैंने कब उस पर रोना शुरू किया या कहा कि क्यों उसको रिहाई मिली है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज वो पीपल्स पार्टी में नहीं है, ये उनकी खुशकिस्मती है। लेकिन कल आपकी भी खुशकिस्मती हो सकती है, कल आपकी खुशकिस्मती भी हो सकती है, ये कह रहे हैं जनरल साहब। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है कि फैसला नायब और हुकूमत के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। परिया जब नेब मुझे पकड़ेगी पर्सनली तो मैं फांसी को कबूल करूंगा, मगर मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड सर। सो आप कह रहे हैं कि फांसी चढ़ जाएंगे लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेंगे? ये खुशकिस्मती कबूल नहीं कर रहे सर। आप ओपन ऑफर कर रहे हैं उनको कि पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं? कि इन्होंने कहा ना कि बाबर अवान की ये खुशकिस्मती कि वो पीपीपी नहीं थे। यस, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं खुश हूँ कि धामरा साहब जो है वो खुशकिस्मती अवेल नहीं करना चाहते। खुशकिस्मती अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्ड्स धामरा साहब आप खुशकिस्मत नहीं होना चाह रहे हैं। जनरल साहब ये कह रहे हैं जब नेब मुझे पकड़ेगी तो मेरा इम्तिहान तब से शुरू होगा। सर अंदाजन किस केस में पकड़ सकती है नायब, अगर जरा बता दें? देखें, नेब अब अंडर प्रेशर है और नेब इसलिए अंडर प्रेशर है कि जो वीडियो क्लिप आई थी वो तो पार्ट 1 है। अब अंडर प्रेशर इसलिए है कि हुकूमत इस तरह के फैसले इसलिए करवा रही है उनसे कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि नेब चेयरमैन का वीडियो पार्ट 2 ना आ जाए। और नेब अंडर प्रेशर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपका एक जो इंडिपेंडेंट इदारा कहलाए और वो एहतसाब का इदारा हो और उसके बारे में इस तरह की अगर कोई खबरें आ जाएं या वीडियो आ जाए और उसके बाद जाहिर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? राइट। चौधरी जाफर इकबाल, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कौन से बादशाह को आप लोगों ने कोशिश की थी बात करने की? बादशाह थोड़े से ही हैं, थोड़ी सी हम कोशिश करें तो पता तो चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। दुनिया के सारे ही हुक्मरान और मुंतखब नुमाइंदे मियां नवाज शरीफ साहब से बात करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये सिलसिला आगे भी जारी कस्टडी में तो नहीं करा कोई उनसे बात? कस्टडी में भी कर रहे हैं बात? तो फिर आपने सवाल क्यों पूछा जब वो कस्टडी में है? खबर है आपके नहीं कस्टडी में उनसे इस खबर की आप तरदीद कर देना कि भाई वो तो जेल में है, कैसे बात कर सकते हैं? वहाँ से तो जितनी कॉल होती है वो सारी रिकॉर्डेड होती है ना। राइट, सो कर रहे हैं बात। मैं तो आपसे कंफर्म करवा रही हूँ बात। मियां नवाज शरीफ साहब कस्टडी में हैं और वहाँ से किसी से बात नहीं कर सकते, इसका मतलब है कहने वालों ने गलत कहा।
अच्छा, आप यही कहा ना? ये कह रहे हैं कि नहीं, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उनके बच्चों ने बात की। एक बात नहीं, अभी आप पहले कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ से हुक्मरान बात करते हैं, तो मैंने उसका जवाब ये ये तो आपने कहा कि उनसे सब बात करते हैं। करते हैं, सब करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करते हुए 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और आइंदा भी लोग उनसे बात करते रहेंगे। इस तरह की अफवाहें और रोज़ कोई नई बात और कई बातों पे तकरार, वो सिर्फ जनाब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसलिए करते हैं कि असल इशू से तवज्जो हटी रहे और कोई उनसे ये सवाल ना करे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, आज किसान अगली चावल की फसल काश्त करने जा रहा है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही होगी। अभी गंदम की वजह से आपका क्या हशर हुआ है, किसी को पता है कि आज आपकी फ्लोर मिल पंजाब के अंदर कितनी बद इंतज़ामी है? फसल कम आने से और पहले जो फसल पड़ी थी बेच देने से आटे का थैला कितने का है, कितनी कीमत बढ़ी है, ये किसी का इशू ही नहीं है। डॉलर हैं, चीनी महंगी हो रही है, बड़ी खेल है, बड़ी बातें हैं, आम आदमी की कौन बात करेगा? जरूरत ही नहीं है। किसी बादशाह से बच्चों ने बात इसी तरह देखें, किसी से ना बात करने की जरूरत है ना की है, ठीक है। अगर ऐसी बातें करनी होती तो फिर फैसला सुनने के बाद, जब सजा हुई तो वो लंदन थे, बैठ जाते वहीं पे। यहाँ आके जेल जाके फिर मिन्नतें क्यों करनी थी? वहाँ बैठना आसान नहीं था, राइट, रह जाते। यहाँ पर आए हैं, जेल गए, हाँ अदालतों के अंदर जो हमारा हक है एक आम पाकिस्तानी हर आदमी का, वो हम जाएंगे, अपील करेंगे, दरख्वास्त देंगे, हमारे खिलाफ जो फैसले हुए हैं उनके ऊपर की सज़ा मुअत्तली की और उनमें जो जिस तरह से वो हुए हैं उनको चैलेंज करने के, वो जहाँ तक राइट है वो हम अपना इस्तेमाल करेंगे, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई मिन्नत समाजत की बात है तो वो ना मियां नवाज शरीफ को ज़रूरत है और ना वो ये करेंगे, और क्यों कर आखिर करेंगे। राइट। सदाकत अब्बासी साहब, इंटरनेशनल प्रेशर था या है आप लोगों को पैन रो देने के लिए? वो प्राइम मिनिस्टर सेइंग कि किसी ने बात ही नहीं की। नहीं, आज हमारी पार्लिमानी पार्टी में इस बारे में लोगों ने सवाल किया। You were there? I was there. Right. So ये आप तो हमें बेहतर बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर उन्होंने बात की कि कहीं किसी जगह पे इनके बेटों से ये बात करें ना, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो जो रिजेक्टेड और डिफेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनके बच्चों के बारे में बात हुई कि उनके बच्चे कहीं किसी बादशाह के पास जाके हाथ पाँव फैलाते रह के, हमारे जो इन्फेक्टेड और डिफेक्टेड वालिद हैं, बादशाह हैं कितने? बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। मतलब बादशाह का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट कहाँ बात की है का मतलब, और उस बात का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का बारहा कहा कि ये जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कर लें, एक बात कौम सुन ले कि किसी 3 अरब डॉलर या 3 अरब रुपए के बदले में इनको नहीं, ये केसेस भुगतेंगे। किसी अरब मुल्क के बादशाह तो नहीं थे। आप ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मैं अगर अंदाजा लगाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। और मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं अंदाजा लगाना। किसी ने पूछा भी नहीं उनसे? सवाल ये था कि जी एक यहाँ पे अफवाह फैली हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी भी मतलब दोस्त मुल्क के जरिए इलाज के लिए चले, और हो सकता है कि आखिरी हवाला कतर का ही हो, मतलब एक ये बात क्लियर नहीं हुई। ठीक है। उन्होंने कहा जी पहली तो कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी बादशाह ने कोई जिक्र ही नहीं किया। ठीक है। लेकिन एक जगह पे ये बात हुई है कि इनके बच्चों के हवाले से किसी ने कोई बात की, लेकिन वो लोग सारे इस बात पे कायल हैं कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो ये फैलाते हैं कि उर्दगान जो है वो नवाज शरीफ के लिए परेशान है, सऊदी परेशान है, वो परेशान है। उन्होंने कोई किसी ये कोशिश कर रहे हैं, हम तो नहीं फैला रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इनके बच्चों ने कोई बात की, लेकिन एक नूली के बंदे मैं अगर बात कर हो आपने तो वो किसने ये कह रहे हैं ना कि हमने फैलाया। ये तो बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि हम फैलाते हैं कि हमारे ये प्राइम मिनिस्टर ने फैलाते, इनका एक परसेप्शन ये बनाते हैं जैसे उर्दगान या बाकी लोग नवाज शरीफ की जेल पे और उस पर परेशान है। इस हवाले से सवाल आया, प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कह दिया आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो अदालतें फैसला करेंगी वो होगा, किसी कीमत पे इनको कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कोई बातचीत किसी ने की भी हो, इसमें कोई अनहोनी वाली बात तो नहीं। आफ्टर ऑल पहली दफा जब बाहर गए थे तो वो बादशाहों के जरिए गए थे ना, वो सऊदी के जरिए गए थे, नवाज शरीफ के जरिए गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल डिक्टेटर का मेहरबान हुक्म चलाते हैं। मैं समझ डिक्टेटर ने ढील दे दी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं दे रहे। मेहरबान निकला कि जी वो तो वरना जेल में रहने देता। अगर वो जेल में रहते तो उनके लिए नुकसान था।
नहीं, बट अभी डेमोक्रेसी है, अभी तो नहीं मिल रही डील आपको, तब मिल गई थी डिक्टेटर के जमाने में, तो ये डिक्टेटर को क्रेडिट जब हाथ कड़ियां लगा के जहाज में बिठा के आपको भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, खुद तो नहीं भेजा ना, यहाँ से पूरा सामान लेके तो क्यों वो जो साहब एहतसाब करने आए थे, वो जो एहतसाब करने आए थे साहब, झूठ ना बोलते, उन्होंने मेरी कोई डील नहीं है जब तक हरीरी ने एहतसाब करने जो साहब आए थे जिनके पास बड़ी ताकत थी, जो डंडे के जोर पे आए थे, वो करते एहतसाब। बट इज देयर प्रेशर जनरल साहब, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? ये हमेशा फ्रिया, ये कमजोर फुटिंग के होते हैं डिक्टेटर, वो जो उनकी कुव्वत है उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। डिक्टेटर बड़े बुरे थे, लेकिन मेहरबान थे पीपल्स पार्टी के भी और पीएमएलएन के भी। पीएमएलएन में वो चाहता तो यहाँ इनको लटकाए रखता, फंसे रहते जेलों में, लेकिन इन्होंने बाहर से प्रेशर वगैरह डलवाया और सऊदीज के जरिए उसने लिया प्रेशर, सऊदीज ने आके तो इंटरवीन करके उनको छुड़वाया। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने उससे एनआरओ की सारी नेगोशिएशन की, बावजूद इसके कि मिसाक जमहूरियत मौजूद था और उसमें तय हुआ था कि कोई भी किसी से रब्ता नहीं करेगा। तो डिक्टेटर तो मोहसन है इन दोनों पार्टियों का, दोनों ग्रुपों घरों का, दोनों घरानों का। बकौल इनके वो मोहसिन आजम जो है वो मुशर्रफ है, दोनों मुल्क के दुश्मन वो हुए ना। मुशर्रफ साहब हमारा तो दुश्मन ही था, हमारा तो दुश्मन ही था, इनका मोहसिन बिल्कुल ठीक है। हमारा एक बात और लोगों से डिस्कस करते हैं, इस मुल्क के मुशर्रफ साहब की एक किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ साहब की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने तफसीलन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के हवाले से जिक्र किया कि उनको कितना करप्ट समझते हैं। नवाज शरीफ साहब, बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा, उनका भी जिक्र किया, उनको करप्ट समझते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि वही मुशर्रफ साहब एनआरओ करके उनको वापस लाते हैं। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस। अगर मुशर्रफ साहब इनको उस वक्त ना हटाते ना तो ये बड़े अपनी एक्सपोज हो सकते थे दोनों। उन्होंने एहसान किया कि आज ये जो पोल्यूशन इन्फेक्टेड दो लोग हैं ना, वो पोल्यूशन इन्फेक्टेड लोग जो है ये दोबारा जिंदा बीच में दो लोग के फंस गए, दोनों आपको मोहसिन बना के छोड़ेंगे हम मुशर्रफ साहब को। नहीं, तो ये तो हमेशा से हमारे अगर मोहसिन आजम मुल्क के दुश्मन है ना, तो ये पता चलना चाहिए। अच्छा, ये वाली मैथमेटिकल इक्वेशन इसका मतलब है इनका जो परवेज मुशर्रफ, मुझे कोई एतराज नहीं अगर ये परवेज मुशर्रफ को मुल्क का दुश्मन कहना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे भी कोई एतराज, ये तस्लीम करें कि कम से कम पीपल्स पार्टी की और नवाज शरीफ की वो मोहसिन आजम। आप मुझसे ये तस्लीम करवाएंगे, मैं आपसे तस्लीम करूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ, मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हलफ लिया था, वो इस मुल्क का दुश्मन था, ये कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं इस मामले में मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, मैं ये लेकिन खुद कह रहे हमारा मोहसिन था, तो वो अगर बकौल इनके मोहसिन था, मोहसिन आपके हैं, नवाज शरीफ का मोहसिन आजम था, उनके बाद भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक सवाल मैं नहीं समझ, जियाउल हक पाकिस्तान के दुश्मन थे या बहुत उन्होंने हमदर्दियां की थी, ये बता दे जरा। सदाकत अब्बासी साहब सही बताइए। हाँ, बता दे, हमने कहा मुशर्रफ ने, मुझे बोलने देंगे नहीं, जितना जियाउल हक को भी दुश्मन समझता हूँ। नहीं, इनसे पूछते ना, मैं बताता हूँ, मैं इतना करप्ट आदमी हमारे लिए लगा। अगर आप बात करने नहीं देंगे लफ्ज से पहले, कोई भी शख्स जो गैर आईनी इक़दाम करे समेत जियाउल हक के, वो बिल्कुल इस मुल्क का दुश्मन है। उसने इस मुल्क के साथ ज्यादती नवाज शरीफ साहब को लेके आए, उस हम क्यों कहते हैं, जो नवाज शरीफ साहब को हमारे पे नाफिज किया, उनके बारे में क्या ख्याल है? नवाज शरीफ को नाफिज किया तो नवाज शरीफ ने जो कुछ करके दिखाया वो सामने है, आप भी नाफिज हुए हैं, कुछ करके दिखाइए। ये बहस सबको पता है कि किसको किसने नाफिज किया, वो कोई भूली हुई बात नहीं है। आप नाफिज हो गए हैं, अजाब ना बनिए, बाइस से we will take a and we will be right back. एंड वेलकम बैक। एनआरओ का बार बार जिक्र रहा, खास तौर पे जब भी कोई गैर मुल्की आते हैं दौरे पे पाकिस्तान के, तो एक बार फिर एनआरओ की बाज़गश्त होती है। एनआरओ और पाकिस्तान की हिस्ट्री, लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। जब से तहरीके इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला है, मुल्क में बार बार एनआरओ की बाज़गश्त ही सुनाई दे रही है। माजी में होने वाले एनआरओ में कतर और सऊदी अरब के शाही खानदान ने अहम किरदार अदा किया था। इसलिए अब भी जब कभी सऊदी या कतरी हुक्मरान पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो फिर एनआरओ के चर्चे शुरू हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल एनआरओ देने से इनकार कर रहे हैं। अपनी हर तकरीर में वो एनआरओ का जिक्र करना नहीं भूलते। मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा।
मुल्क मकरूज है, उसकी बड़ी वजह 2 एनआरओ थी। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। जो मर्जी आपने करना है आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। लेकिन अपोजिशन का मौकफ है कि उन्होंने कभी एनआरओ मांगा ही नहीं और ना ही हुकूमत एनआरओ देने का इख्तियार रखती है। अपोजिशन की मिसाके मईशत की पेशकश का सिलसिला भी एनआरओ और अपोजिशन के मुकदमात से ही जोड़ा जा रहा है। अपोजिशन एनआरओ लेने और हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं, मगर एनआरओ की गूंज खत्म नहीं हो सकी। दामरा साहब, ये जब भी कोई बाहर से आता है तो एनआरओ की फिर बार बार बात क्यों होती है? क्योंकि माजी में प्रेशर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये हुकूमत की 10 माह की मुनाफकत की आला मिसाल है कि चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, बेसन महंगा हो गया, पेट्रोल, गैस, बिजली सब महंगे हो गए। ये एक टॉक शो में इनकी एक बात इनको सुनाए कि 10 माह के अंदर आप जो बैठे हुए हैं, आप एनआरओ देने की, अभी आपके जो ये आपने क्लिप दिखाया कि बड़ा अच्छा आपके रिपोर्टर ने कहा कि वो उस पोजीशन में ही नहीं है। अब दूसरों का काम अपने सर पे थोप देना। देखें, 2 चीजें हैं। एक तो एहतसाब कर रहा है नैब, जो आप बार बार कहते हैं कि जी वो तो बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है, वो तो हमारे मातहत ही नहीं है, यहाँ पे मुनाफकत। और दूसरी, अगर कोई बेल लेगा तो आला अदालतों से लेगा, वो भी आपके अंडर में नहीं है। तो जब एहतसाब करने वाले और बेल देने वाले दोनों हुकूमत के अंडर में बकौल इनके कि नहीं है, उस पर बड़ा हमारा मौक़िफ़ दूसरा है, नैब और मुकम का जो गवर्नमेंट का है। तो दूसरी तरफ ये जो इतनी बड़ी दावा करते हैं कौम के सामने, भाई कौम को चीनी सस्ती चाहिए, आटा सस्ता चाहिए, रोटी सस्ती चाहिए। आप बंद कर दे सबको जेलों में, आपने बंद कर दिया, अब कोई रिलीफ मिलेगा? कोई गारंटी देंगे आप? ये 5 साल तक एनआरओ करके रोते रहेंगे। ये महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम इनको बिल्कुल याद नहीं है। ये फंस गए हैं एनआरओ वाले मसले पे, जो अपोजिशन में ये तकरीरें करते थे। सदाकत भाई साहब, आप यहाँ पर मौजूद है, किसी ने ये नहीं पूछा, धावा साहब पूछते हैं अब्बास साहब से, ये नहीं पूछा पार्लिमानी मीटिंग में कि महंगाई का क्या होगा? पता नहीं। लेकिन ये धामरा साहब क्या बात करें, आज हम पीपल्स पार्टी और नून के साथ बैठे हैं, कल हम नैब का कानून खत्म कर दें, सारे लोग बाहर आ जाएंगे, एनआरओ हो जाएगा। कैसे नहीं हो सकता? गवर्नमेंट हम है अक्सरियत में, पीपल्स पार्टी और नून की, हम नवाज शरीफ को भी छोड़ रहे हैं। अक्सरियत की दावा ना करें बासी साहब, अक्सरियत की दावा ना करें। सुने मैं ये तो ऐसी आप दामद साहब, मैं अगर बात कर लो प्लीज, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुने, ये पकड़ दकड़ खत्म करें, आए आगे बैठते हैं। ज़ैदाद साहब की तकरीर सुने, ये आप पिछली बातें भूल जाए, साहब ने ये नहीं कहा, पिछली बातें भूल जाए। शहबाज शरीफ साहब ये जो आप शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, आए बैठते हैं, वो तो अलग बात है। मरियम ने उनकी कारपेट पीछे मईशत करते हैं, और अगर नहीं दिया तो मैं ऊपर से होती है, अंडर द टेबल ये है कि आप आए बैठे। इकोनॉमी का एक इशू तो है। आप नहीं, अब आपका सवाल क्या था? देखिए, हम जो पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम अपने हलकों में जाते हैं, हमें लोग सवाल करते हैं कि महंगाई है, और अगर पेट्रोल महंगा होता है तो लोगों को पता है कि इंटरनेशनल है, पाकिस्तान का कुछ नहीं है, लेकिन चीनी महंगी हुई है, दीगर महंगाई आई है, डॉलर महंगा हुआ है, ये सारी बातें हकीकत है। हम लोगों को बताते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान की आखिरी साल में 4000 अरब का टैक्स है, उसमें 2000 अरब नवाज शरीफ और जरदारी साहब का सूद है खाली, ठीक है, बाकी 2000 अरब में 1100 प्लस हमने फौज का देना है, 1700 हमने बाकी पेमेंट्स करनी है। तो पैसे नहीं है, लूट मार हुई है, पिछले 10 सालों में 24,000 अरब का कर्जा खाया गया, पिछले 10 सालों में। ठीक है सर, तो वही बात करते हैं जो आप टॉक करते हैं, ये खर्च इन्होंने किया, लोगों को समझ आ जाती है बात। लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद दिलाएं, हम उन्हें कहते हैं कि इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत है, जितना टैक्स लगा रही है, ना इस टैक्स से कोई सरे महल बनाएगी, ना कोई ना यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके जी टाइम ले रहा हूँ। फरिया, एक बात देखें, चीनी के मसले पे जो असद उमर ने अभी रिसेंटली बजट पे तकरीर की है, वो और इनके नाहिल तरीन जो है जहांगीर तरीन, उनका जो मौक़िफ़ है उसको आप जरा इनसे पूछें कि कौन सही है कौन गलत है। असद उमर जो कह रहे हैं या जहांगीर तरीन जो आपका नाहिल तरीन है,
जाए यार, मुनाफकत की बात नहीं चलेगी। ये रोना पीटते पीटते आप मुझे बता दें, जाए किसी मईशत के किसी एक्सपर्ट से पूछें कि चीनी पे टैक्स लगेगा तो फैक्ट्री वाला तो खुश होगा या ने क्या नाराज कहा? होगा? ये क्या बात है? असद उमर ने क्या कहा? जब पहले भाई मेरे क्यों बढ़ा दी, वो ये नहीं कह रहे। असद उमर साहब ने कहा कीमतें क्यों बढ़ा दी और अभी नहीं बढ़ाई हैं। कीमतें तभी बढ़ाई हैं फरिया जब उन पे टैक्स लगा है, और जब हुकूमत के लोग बैठे चीनी वाले आपके साथ लगवाने के लिए टैक्स तो पता तो चले कहां से नहीं पड़ता। बुरी तरह अपनी डेफिनेशन ठीक कर लें। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है फैक्ट्री वाला परेशान होता है, उसे टैक्स जमा कराना होता है, उससे प्राइस बढ़ती है। ये पता नहीं कहां का कॉन्सेप्ट ले एमएसपी स्कीम में कितने लोगों ने दरखास्तें दी हैं और उसकी वजह से असद उमर ने बिल्कुल उधर इशारा नहीं किया। असद उमर इस्लामाबाद का एमएनए है, एक आध मिनट मिल जाएगा जी। चीनी की कीमत बढ़ने पे परेशानी होना बिल्कुल बिल्कुल लाजमन बात है, लेकिन इसका कोई फायदा फैक्ट्री वालों को नहीं हो सकता। ओके जी चौधरी साहब। अब्बासी साहब की तो ख्वाहिश ही है कि ऊंचा बोल के, शोर डाल के, नया लफ्ज़ कोई दे के बाकी सारी चीज़ें तोड़ दें। किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतने सुकून में है ये किसी चीज़ से। ये कहते हैं हम अवाम में जाते हैं, कहाँ अवाम में जाते हैं? अगले दिन आपने वो गलियात वाला क्लिप देखा प्राइम मिनिस्टर का, जो गाड़ी में से निकल के आए, और जब ये खटक साहब भी साथ थे, क्या वो पाकिस्तान के लोग नहीं थे? वो सर पुराना आप प्लीज नहीं, आप जरा सुने, अब आप सुने पुराना क्लिप बस साहब, आप मेरी अगर आप गुफ्तगू नहीं सुनेंगे तो ये मुनासिब बात करेक्शन कर दीजिए, आप बात कर। जब आप बात करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि असेंबली में भी कोई ना बोले। करेक्शन कर रहा हूँ कि वो मुझे आप बात करने दें, जब मैं बात खत्म कर लूँ। साहब, यू आर अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, आप चौक चौराहे में नहीं खड़े, आपने 2 दफा बात की है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। चले आप करें, जरा सीखें, कुछ सीखें। एक रेफरेंस गलत दे, चले जिनको मौका दें। ये फरमा रहे हैं जी सूद 2000 अरब देना पड़ रहा है। 5 कुछ फीसद रेट था सूद, शरह सूद थी जब ये तशरीफ लाए हुकूमत के अंदर, आज डबल डिजिट में चली गई है। तो वो पिछले लोगों का कसूर है या इनका कसूर है? जो बैरून ममालिक का कर्जा देना है, जब डॉलर और रुपए का फर्क बढ़ेगा तो वो इनकी वजह से हुआ है या हमारी वजह से हुआ है? वो जो बड़ा है वो इनकी नाअहली की वजह से हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कर्जा खाया और उसका कमीशन भी बनाने चले हैं। जरा PSTP 5 साल के पढ़ लें, देख लें, असद उमर साहब को दे दें, उन पे एतमाद तो नहीं है इन्हें, इसलिए वजारत वापस लिया है। लगाया गया है इस मुल्क के अंदर वो पैसा, और उससे ही ये मुल्क की मईशत आगे चली है। फिर ये फरमा रहे हैं लोगों को पता है जी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। बिल्कुल लोगों को पता है। लोगों को पता है कि हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ना अपना वजीर ख़जाना रख सकता है, ना अपना स्पोक्स पर्सन रख सकता है। वो जो उन्हें चाबी दी जाएगी पीछे से उसके मुताबिक होगा। इसलिए लोग इनसे किस बात का और क्या सवाल करें। अभी ये चावल की फसल काश्त होने जा रही है, जरा ये बता दें कि पर एकड़ खर्चा पिछले साल की निस्बत कितना बड़ा है? क्या हुकूमत के पास फुर्सत है ये सोचने की, काम करने की, या इनके जो खुराक के वजीर हैं उनको? एक ब्रेक पे जाने जनरल साहब, आई विल कम स्ट्रेट बैक टू यू, विल टेक अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि कल ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए जाने का फैसला होगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसी पार्लियामेंट की बड़ी ऑपोजिशन जमातों की निगाहें या उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मौलाना फजलुर रहमान की APC है, जबकि मौलाना खुद पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। सो होगा क्या इससे, वो तो एक अलग बात है। बट जनरल अमजद, ये एक ऑक्सीमोरोन जिससे अंग्रेजी में कहते हैं, पर्सन who's not in the parliament वो लीड करेंगे इसको, तो क्या तासुर जाएगा? देखिए बात यह है कि इसका भी एक, इसमें भी एक हिकमत है, एक वजह है जिसकी वजह से ये हो रहा है। इन में सब में तहरीक के मामले में जो मुतहर्रिक और बहुत ज़्यादा जोशीले वो मौलाना ही थे। ठीक है, मौलाना तो पहले दिन से ही पार्लियामेंट को उधेड़ने के चक्कर में थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि दूसरी पार्टियों को कायल किया जाए कि वो जाके हलफ भी ना लें, लेकिन वो मौलाना को छोड़ के तो उन्होंने अपने हल्फ लिए। और आज भी मौलाना माही बेआब की तरह तड़पती हुई एक चीज़ है, वो कुछ न कुछ कर गुजरने को तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, लिहाजा और फिर सीरियस वन। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास स्ट्रीट पावर भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, मदरसे हैं, वहाँ से स्टूडेंट ला सकते हैं जलसे जुलूस के लिए। स्ट्रीट पावर तो काफ़ी है उनके पास है, लेकिन वो सारी मिसयूज़ नहीं हो सकती। आप
उनको जलसे में तो बुला सकते हैं कि वो हज़ारों की तादाद में लोग आके जलसे अटेंड करें, लेकिन उनसे अगर सड़कों पे तोड़ फोड़ कराएंगे तो गवर्नमेंट मदरसे बंद कर देगी इनके। ठीक है, वो तो नेचुरली इनको उसमें अपने रोज़गार की वजह से को थोड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। तो ये वो चीज़ है जो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है, जिसकी वजह से उनको बैंक इनके ऊपर कनात करनी पड़ रही है। ठीक है, अब दूसरी पार्टियां जो हैं उनमें भी इख्तलाफ राय है, हर एक एतमाद का फुकतान आपस में। मौलाना मुख्तलिफ वक्तों पे बैक अपने सारी दुनिया को चार्ज करा के तो खुद बैक स्टैबिंग करके पीछे हटते रहे हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने एक वक्त में जब NRO किया तो मिसाक जमहूरियत कर चुके हुए थे, नून लीग मुंतज़िर रही, लेकिन वो खामोशी से अंदर अंदर अपना मामला। तो आज भी सूरत हाल ये है कि अगर किसी को कहीं से कोई रिलीफ मिलता नजर आया या अंदर से कोई मिलता नजर आया, जो हम बात कर रहे थे, ये फुकदान है एतमाद का आपस में। धामरा साहब, कितना चांस है, क्योंकि स्ट्रीट पे आने का तो आपने कहा है मौलाना फजल रहमान लीड करें, तो सड़कों पे आना है आप लोगों ने? फरिया देखें, अब कल का इंतज़ार कीजिएगा, और कल एक APC एक ज्वाइंट प्लेटफार्म है तमाम अपोजिशन जमायतों का, उसमें हम मिल बैठेंगे और देखें इशू क्या है। इशू पे कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ ये तबसरा कर रहा है कि ये पार्टियां हुकूमत में नहीं है, अब ये मादी में ये NRO कर चुकी हैं, मादी में ये किया और अब ये कर रहे हैं। भाई पूरी कौम जो है वो महंगाई की सुनामी तले है, एक मजम्मत उसकी कर लें आप, बाकी सारी तनकीद अपोजिशन की जमायतों पर कर लें, बाकी सारी तनकीद अपोजिशन की जमायतों पर। जो अवाम पिस रही है उसकी हिमायत, उसकी हिमायत में एक लफ्ज की मजम्मत कर दें, मैं समझूंगा ये एहसान हो गया कौम के ऊपर। बाकी रही बात कि कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ रही हैं, उसमें डिजाइन होगी सारी चीजें कि किस तरीके का एहतजाज करना है, कहां से शुरू करना है। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्विक वर्ड, आपकी पार्टी इस बात पे मुत्तफिक है, यूनाइटेड है? अपना सबका मौकफ है। जब मिल बैठेंगे कोई एक मुश्तरका लाहेअमल बनेगा और यकीनन उसमें प्रायोरिटी ये होगी जो मुल्क की मुआशी हालत इन्होंने कर दी है, उससे कैसे निकला जा सकता है, इसके अलावा कोई जहां तक ये कि मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, तो ये मदरसे हुकूमत पहले भी कुछ लोगों के उन्होंने बंद किए और वो उनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है।